हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं विकास। फास्ट लर्न में आप सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी हिंदी पाठ्य पुस्तक जो श्रृंखला हम पढ़ रहे हैं केवीएस और एनवीएस के लिए, आज हम उसमें कक्षा 3 यानी एनसीईआरटी हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 3 का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके पहले हमने कक्षा 1 और कक्षा 2 दोनों हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम कक्षा 3 के बारे में पढ़ेंगे। और जो कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक है एनसीईआरटी की, इसका नाम है वीणा। तो हमें जो पाठ्य पुस्तक है इसका नाम भी याद रखना है। कभी कभी प्रश्न में ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक है यह है वीणा। आगे प्रश्न है, यहाँ पर एक इसमें टोल फ्री नंबर दिया है जो मनोदर्पण, इसका नाम है मनोदर्पण। ये पढ़ाई एवं परीक्षा, निजी संबंधों, करियर और साथियों के दबाव से संबंधित अगर कोई समस्या है तो काउंसलिंग के लिए कोई भी इस पे कॉल कर सकता है। इस पर लिखा है 8448440632 नंबर, और इसका जो नाम है यह है मनोदर्पण। ये एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक में है। तो एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक में जो कुछ भी होते हैं उसमें से प्रश्न पूछे जाने की संभावना पूरी पूरी होती है। आगे है हमारा पर्यावरण, जो इकाई 1 है, यानी कक्षा 3 का जो इकाई 1 है इसका नाम है हमारा पर्यावरण। यानी हमें इकाई का नाम भी याद रखना होता है। यानी यहाँ पर बच्चे को पर्यावरण के बारे में पढ़ाया जाएगा, बच्चे को पर्यावरण के बारे में बताया जाएगा। ठीक है। आगे है हमारा प्रश्न। यहाँ से हमारा प्रश्न शुरू होता है। सबसे पहले है क्या कि एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक कक्षा 3 में सीखो कविता के रचनाकार कौन है। यानी जो कविता सीखो है, सीखो कविता का नाम है सीखो, इसके जो रचनाकार वो कौन है, वह है माखनलाल चतुर्वेदी, पंत में सुमित्रा नंदन पंत, निराला और श्रीनाथ सिंह। तो उत्तर है हमारा श्रीनाथ सिंह। यानी जो श्रीनाथ सिंह है इन्होंने क्या किया है, सीखो कविता की इन्होंने रचना की है। अगला प्रश्न है हमारा, संकलित कविता चींटी, यानी कक्षा 3 तो हम लोग पढ़ रहे हैं, हमें पता भी है कि हम कक्षा 3 के बारे में पढ़ रहे हैं। तो प्रश्न में कक्षा 3 वहाँ पे तो सेपरेट 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें कक्षा 3 हो सकता है कक्षा का जिक्र हो या फिर कक्षा का जिक्र न भी हो। तो हमें चैप्टर का नाम से भी याद रखना है कि जो चींटी कविता है इसकी रचना किसके द्वारा किया गया है। राम नरेश त्रिपाठी, प्रकाश मनु, केदारनाथ अग्रवाल और निराला। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो चींटी कविता है इसकी रचना प्रकाश मनु, इसकी जो रचना है वो प्रकाश मनु जी के द्वारा की गई है। आगे प्रश्न है हमारा, कितने पैर पाठ में सविता को कंगारू के बारे में कौन बताया। यानी पाठ का नाम है कितने पैर, ये जो पाठ है इसका नाम है कितने पैर। इसमें एक लड़की है सविता, सविता को कंगारू के बारे में किसने बताया। तो यहाँ पर हम देखेंगे सविता कहती है, जी हाँ अध्यापक जी, मेरी माँ ने एक दिन मुझे ऑस्ट्रेलिया देश के विषय में बता रही थी और उन्होंने मुझे वहाँ पाए जाने वाले द्विपाद पशु का चित्र दिखाया जो 2 पैरों पर कूद कूद कर चल रहा था। ठीक है, और उसका नाम है क्या, कंगारू। तो यहाँ पर सविता को कंगारू के बारे में कौन बताया है, उसकी माँ ने। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर हो जाएगा माँ। आगे प्रश्न है, कितने पैर में अध्यापक ने किस जानवर को चतुष्पाद या फिर पंचपाद के रूप में बताया है। चतुष्पाद या पंचपाद के रूप, यानी अध्यापक ने किस जानवर को बताया कि इसे चतुष्पाद या फिर पंचपाद भी कहते हैं। तो यहाँ पर है कि अध्यापक कहते हैं कि ये 2 पैरों पर कूद कर चलता है, लेकिन जब वह धीरे धीरे चलता है तो झुककर 4 पैरों पर चलने लगता है, इसीलिए इसे चतुष्पाद कहते हैं। यानी जो कंगारू है वो जब उछलता है तो 2 पैरों पर उछलता है, लेकिन जब धीरे धीरे चलता है तो 4 पैरों पर चलता है, तो उसे चतुष्पाद कहते हैं। और कभी कभी आगे बढ़ने में वह अपनी पूंछ का भी उपयोग करता है, इसलिए इसे पंचपाद भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसे यानी कंगारू जो है इसे चतुष्पाद और पंचपाद दोनों कहते हैं। तो यहाँ पर किसकी बात की गई है, कंगारू की बात की गई है। तो उत्तर हमारे यहाँ पर कंगारू हो जाएगा। आगे प्रश्न है, कितने पैर पाठ में अध्यापक ने एक कीट कनखजूरा के बारे में क्या क्या बताया। यानी यहाँ पर एक कीट है जो जिसका नाम क्या है, कनखजूरा। अध्यापक ने इसके बारे में क्या क्या बताया है। तो अध्यापक बताते हैं कि जिसके 30 से लेकर 382 पैर हो सकते हैं। तो 30 से लेकर 382 पैर हो सकते हैं, पहला हो जाएगा हमारा। दूसरा क्या है कि इसे 15 जोड़ी से लेकर 191 जोड़ी तक पैर हो सकते हैं, यानी जोड़ी में इन्होंने बता दिया इसको, बच्चे को जोड़ी का भी ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पर विकल्प हमारा 2 भी हो जाएगा।
और जो कनखजूरा है वो किस जगह पे रहना पसंद करता है, तो जहाँ पर सीलन और अंधेरा हो, जहाँ पर सीलन और अंधेरा हो कनखजूरा वहाँ पर रहना पसंद करता है। तो जहाँ सीलन और अंधेरा हो, यानी यहाँ पर तीनों, ये जो तीनों बातें की गई हैं वो कनखजूरे के बारे में की गई हैं। तो अध्यापक जो कनखजूरे के बारे में बताते हैं, उत्तर हमारा यहाँ पर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी ये सारी बातें कनखजूरे के बारे में है। तो इसमें से कोई एक भी प्रश्न पूछ सकता है प्रश्न में हमारा। आगे है प्रश्न हमारा, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक कक्षा 3 में पाठ कितने पैर के रचनाकार कौन है, यानी जो पाठ है कितने पैर जो पाठ है इसके रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामदरस मिश्र, श्यामलाल शास्त्री, मंजुल भार्गव। तो इसके जो रचनाकार हैं वो है मंजुल भार्गव, यानी मंजुल भार्गव ने इसकी रचना की है। तो उत्तर हमारा यहाँ पर मंजुल भार्गव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तक कक्षा 3 में संकलित बया हमारी चिड़िया रानी की रचना निम्न में से किसके द्वारा की गई है? बया हमारी चिड़िया रानी की जो रचना है वो किसके द्वारा की गई है, यानी इसके रचनाकार कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और मंजुल भार्गव। तो यहाँ पर इसकी रचना की है महादेवी वर्मा, यानी कि ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है क्योंकि जो महादेवी वर्मा है एक प्रसिद्ध कवियत्री हैं और इन्होंने इसकी रचना की है बया हमारी चिड़िया रानी की। तो उत्तर हमारा हो जाएगा यहाँ पर महादेवी वर्मा। ठीक है, आगे प्रश्न है हमारा, पाठ आम का पेड़ में किसके चाचा जी ने अपने बगीचे के टोकरी के आम भेजे थे? यानी कि चाचा जी तो है इस चैप्टर में, तो किसके चाचा जी, हमें बताना है किसके चाचा जी ने जो आम की टोकरी है वो भेजा था। तो यहाँ पर गर्मियों के दिन थे, सौरभ के चाचा जी ने अपने बगीचे के एक टोकरी आम भेजे थे। तो किसके चाचा जी यहाँ पर? सौरभ के चाचा जी। तो यहाँ पर उत्तर हमारा हो जाएगा सौरभ के चाचा जी ने जो आम की टोकरी है उसको भेजा था। अगला प्रश्न है, आम का पेड़ पाठ में सौरभ के, यहाँ पर हमारा होना चाहिए सौरभ के बहन का नाम है, यानी ये जो चैप्टर है आम का पेड़, इसमें सौरभ की एक बहन है, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर पारुल, सुमन, सरोज और प्रिया। तो यहाँ पर है सौरभ की छोटी बहन क्या है? इसकी जो छोटी बहन प्रिया, छोटी बहन का नाम क्या है? प्रिया। तो आम का पेड़ जो चैप्टर है इसमें जो सौरभ है उसकी बहन का नाम क्या है? तो बहन का नाम है उत्तर में प्रिया। ठीक है दोस्तों, आगे है प्रश्न हमारा, अब यहाँ से हमारा इकाई 2 की शुरुआत होती है और जो इकाई 2 है वो है हमारे मित्र। इकाई 2 का नाम है हमारे मित्र। ठीक है, आगे प्रश्न है, पाठ मित्र को पत्र, पाठ क्या है? पाठ का जो नाम है वो है मित्र को पत्र, यहाँ पर हमने लगाया हुआ है मित्र को पत्र। अभिषेक को पत्र किसके द्वारा लिखा गया? यानी जो मित्र को पत्र लिख रहा है तो मित्र अभिषेक को पत्र कौन लिखता है? तो पत्र लिखने वाला है, यहाँ लिखा है लिखा है यहाँ पे क्या? प्रिय मित्र अभिषेक, यानी ये पत्र किसे लिखा गया है? अभिषेक को लिखा गया है। और तुम्हारा मित्र रूपम, यानी पत्र लिखा किसने है? तो पत्र रूपम ने लिखा है। तो यहाँ पर प्रश्न इसका उल्टा भी आ सकता है कि रूपम ने पत्र किसको लिखा? अभिषेक को लिखा। अभिषेक को पत्र, इस तरह से प्रश्न आगे पीछे भी करके आ सकता है। तो हमें याद रखना है यहाँ पर कि पत्र लिखने वाला जो है वो कौन है? रूपम, और जिसको पत्र लिखा गया है वो है अभिषेक। तो हमें बताना क्या है कि अभिषेक को पत्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो अभिषेक को जो पत्र लिखा गया है वो रूपम के द्वारा लिखा गया है। तो उत्तर हमारा यहाँ पर रूपम हो जाएगा। तो इसमें हमको अपने हिसाब से आगे इससे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं उसे भी हमें ध्यान में रखना होगा। आगे प्रश्न है, मित्र को पत्र। ये चैप्टर थोड़ा अच्छा है, इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं और अच्छे प्रश्न हैं, तो इसमें भी पूछे जाने की संभावना बन रही है या बन सकती है। तो मित्र को पत्र पाठ में रूपम गर्मी की छुट्टियां मनाने अपने नाना नानी के घर कहाँ घूमने गया हुआ है? तो सबसे पहला प्रश्न तो हमको इस प्रश्न में ही मिल जाएगा उत्तर कि गर्मी की छुट्टियां मनाने के लिए जो रूपम है, सबसे पहले गर्मी की छुट्टियां जो मनाने जाता है वो रूपम जाता है। और ये कहाँ जाता है? ये नाना नानी के घर जाता है। जो रूपम है वो गर्मी की छुट्टियां, तो प्रश्न में आ सकता है कि जो रूपम है वो गर्मी की छुट्टियां मनाने कहाँ जाता है? नाना के घर, दादा के घर, चाचा के घर, मौसी के घर, कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पर जो रूपम है वो गर्मी की जो छुट्टियां मनाने जाता है वो नाना नानी के घर जाता है। और किस स्थान पर?
यानी कहाँ पर घूमने गया हुआ है, हमें इसका स्थान बताना है। तो शिमला, गुवाहाटी, देहरादून और कश्मीर। तो लिखा है यहाँ पे कि अब मैं अपनी छुट्टियां मनाने अपने नाना नानी के घर गुवाहाटी आया हूँ। यानी जो बच्चा है कौन, रूपम, वो गुवाहाटी घूमने गया हुआ है। तो उत्तर हमारा हो जाएगा गुवाहाटी। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न है हमारा, मित्र को पत्र पाठ में गुवाहाटी का डैश उपनाम भी है, यानी गुवाहाटी को किस अन्य नाम से भी जानते हैं। पूर्वोत्तर की रानी, पूर्वोत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार, प्रकृति की देन, भारत का मोती। तो ये तो जियोग्राफी से भी संबंधित प्रश्न ऐसे आ सकते हैं कि गुवाहाटी को किस उपनाम से भी जाना जाता है। तो ये जियोग्राफी से रिलेट करके भी प्रश्न बन सकता है। तो यहाँ पर लिखा है क्या कि गुवाहाटी भारत के पूर्वोत्तर प्रदेशों का प्रवेश द्वार है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि भारत के पूर्वोत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार है। ठीक है, तो यानी इसको जो गुवाहाटी है इसको पूर्वोत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार, यानी भारत का जो ये पूर्वोत्तर प्रवेश का द्वार भी इसे कहते हैं। तो उत्तर हमारा, भारत के जो गुवाहाटी है वो पूर्वोत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न है, इसी मेरा ये इसी पाठ से संबंधित है, यानी मित्र को पत्र, जो मित्र को पत्र पाठ में है, गुवाहाटी किस नदी के तट पर स्थित है। ये भी हमारा भूगोल का ही प्रश्न है। तो ऐसा नहीं है कि जो हिंदी है वो हिंदी से ही संबंधित आएगा, इससे हम भूगोल से भी प्रश्न रिलेट करके देख सकते हैं। तो जो गुवाहाटी है वो किस नदी तट पर स्थित है, मेकांग नदी, लोहित, लाहित नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर होगा लोहित, लोहित नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और सुवर्णसिरी। तो जो गुवाहाटी है वो किस नदी के तट पर स्थित है, यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा इसमें कि गुवाहाटी भारत के पूर्वोत्तर प्रदेश, हम लोग जो पढ़ा है, ये विशाल महानगर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। यानी जो गुवाहाटी है वो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। तो उत्तर हमारा यहाँ पर ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न है हमारा, इसी चैप्टर से मित्र को पत्र से ही पाठ में माजुली द्वीप किस नदी में स्थित है। माजुली द्वीप, अगर हम जब भूगोल पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं कि जो माजुली द्वीप है ये ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप, हम लोग इसको भूगोल में पढ़ते हैं, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो हमें पता है कि जो माजुली द्वीप है किसमें है, जो माजुली द्वीप है वो ब्रह्मपुत्र में है और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये हम लोगों ने भूगोल में पढ़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आगे प्रश्न है हमारा, यहाँ पर इस पर दिया होगा यहाँ पे माजुली नाम का एक बहुत बड़ा द्वीप है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र इतनी विशाल नदी है कि इसमें माजुली नाम का एक बहुत बड़ा द्वीप है, यहाँ पर ये दिया हुआ है। आगे प्रश्न है हमारा, इसी पार्ट से है, इसमें ढेर सारे प्रश्न बने हुए हैं और अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। मित्र को पत्र पाठ में माजुली में स्थित असम का विश्व प्रसिद्ध वैष्णव मठ का नाम क्या है। तो यहाँ पर भी हमारे दो प्रश्न हो गए। सबसे पहले जो असम यानी असम जो माजुली है, माजुली में एक मठ है। ठीक है, तो ये मठ किस धर्म से संबंधित है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि जो मठ है वो बौद्ध मठ भी होते हैं। ठीक है, तो इस तरह भी प्रश्न आ सकता है कि जो वे मठ है वो किस धर्म से संबंधित है। तो इस मठ का जो संबंध है वो वैष्णव, ये वैष्णव धर्म से संबंधित है। पहला प्रश्न हमारा ये बन गया कि जो मठ है वो वैष्णव धर्म से संबंधित है। और इस मठ का नाम क्या है, इस मठ का नाम क्या है, गोम्पा, सत्र, हेमिस और थिक से। तो यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलेगा तो असम के विश्व प्रसिद्ध वैष्णव मठ, सबसे पहले ये मठ किस धर्म से संबंधित है, वैष्णव मठ से संबंधित है। और इसका जो नाम है वो सत्र है, यानी कि माजुली में स्थित जो क्या है मठ है वो सत्र, इसका नाम क्या है, सत्र है और ये वैष्णव धर्म से संबंधित है। तो उत्तर हमारा यहाँ पर हो जाएगा सत्र। आगे प्रश्न है हमारा, मित्र को पत्र यानी इसी पाठ से पाठ में असम के शास्त्रीय नृत्य किसे बताया गया है। तो आप लोग जानते होंगे असम का जो शास्त्रीय नृत्य है वो क्या है। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि विश्व प्रसिद्ध में सत्र है, हमने सत्रिय नृत्य देखा। हमने यहाँ पर क्या देखा, यानी जो मठ है वो सत्र है और सत्र में ही उन्होंने क्या देखा, सत्रिय नृत्य को देखा। तो उत्तर क्या हो जाएगा, यानी असम का जो शास्त्रीय नृत्य है उसका नाम है सत्रिय। तो ये सत्रिय क्या है, ऐसे प्रश्न आते हैं हमारे क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न है हमारा, मित्र को पत्र पाठ में गुवाहाटी नगर में स्थित कामाख्या देवी मंदिर, हम लोग तो जानते हैं कि जो कामाख्या देवी मंदिर है वो असम में स्थित है।
तो गुवाहाटी नगर में है। ये क्या है, जो कामाख्या मंदिर है वो गुवाहाटी नगर में स्थित है। किस पर्वत पर स्थित है, हमें बताना है कि जो कामाख्या देवी माता का मंदिर है वो किस पर्वत पर स्थित है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि गुवाहाटी नगर के समीप नीलांचल पर्वत पर कामाख्या देवी का मंदिर स्थित है। तो पर्वत का जो नाम है वो है नीलांचल पर्वत, यानी जो कामाख्या देवी माता का मंदिर है वो कहाँ पर है, नीलांचल पर्वत। तो उत्तर हमारा यहाँ पर नीलांचल पर्वत हो जाएगा। तो कामाख्या देवी का जो मंदिर है वो नीलांचल पर्वत पर स्थित है। आगे प्रश्न है हमारा, मित्र को पत्र पाठ में उमानंद मंदिर स्थित है। यानी जो उमानंद मंदिर हम लोगों ने पढ़ा क्या, कामाख्या मंदिर, तो जो उमानंद मंदिर है वो कहाँ स्थित है। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग पिछले गुरुवार को वहाँ दर्शन करने गए थे, ठीक है, यानी कामाख्या देवी मंदिर में। हम उमानंद मंदिर भी गए, यानी कि जो कामाख्या देवी मंदिर है यही गुवाहाटी में ही क्या है, गुवाहाटी में ही उमानंद मंदिर भी स्थित है। ठीक है, वो यहाँ पहुँचने के लिए नाव से जाना पड़ता है, इसका मतलब पानी कहीं होगा उसको क्रॉस करके जाना पड़ता है और थोड़ा पैदल भी चलना पड़ता है। यानी कामाख्या देवी मंदिर गुवाहाटी में है और जो उमानंद मंदिर है ये भी क्या है। प्रश्न अगर आ जाएगा कि उमानंद मंदिर कहाँ स्थित है, तो यहाँ पर गुवाहाटी ऐसे डायरेक्ट पूछ सकता है या फिर राज्य का नाम असम भी पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न है हमारा, चतुर्गीदड़ पाठ में कछुए का मित्र कौन है। यानी पाठ का नाम है चतुर्गीदड़, पाठ का नाम हमारा चतुर्गीदड़ है। इसमें जो कछुआ है इसका मित्र कौन है, मेढक, मगरमच्छ, मछली और गीदड़। तो इसमें जो कछुआ है इसका मित्र है। कछुआ कहता है कहो भाई मगरमच्छ क्या हाल है, सब ठीक तो है, इतने उदास क्यों हो। तो मगरमच्छ कहता है क्या बताऊं मित्र, यानी मगरमच्छ का मित्र यहाँ कौन बन गया, कछुआ। ठीक है दोस्तों, तो चतुर्गीदड़ जो पाठ है इसमें मित्र कौन है, किसका, कछुए का। कछुए का जो मित्र है वो है मगरमच्छ। आगे प्रश्न है हमारा, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक कक्षा 3 में संकलित प्रकृति पर्व फूलदेई, चैप्टर का नाम है प्रकृति पर्व फूलदेई, पाठ में किसकी माँ ने उसे सुबह सुबह उठा दिया। यानी जो प्रकृति पर्व फूलदेई है इसमें जो लड़की है इसका नाम क्या है, यानी ये पात्र से संबंधित परिचय हो गया। तो जो इस चैप्टर में लड़की है उसका नाम क्या है, जानकी। नाम क्या है, जानकी, सबसे पहला ही वर्ड है हमारा। जानकी बहुत ही प्रसन्न थी, कल वह अपने सभी मित्रों के साथ फूलदेई पर्व के लिए जाएगी। तो उत्तर हमारा यहाँ पर जानकी हो जाएगा। ठीक है, तो प्रकृति पर्व में जो लड़की है वो कौन है, फूलदेई चैप्टर में वो जानकी है। आगे प्रश्न है, उत्तराखंड में माँ को डैश कहा जाता है। यानी जो प्रकृति पर्व चैप्टर है इसमें फूलदेई त्योहार है, यहाँ पर लिखा है कि अगले दिन उसकी ईजा, अगले दिन उसकी ईजा यानी माँ, यानी वहाँ पर जैसे हम लोग अम्मा कोई कहता है, कोई काकी, कोई दादी कोई कहता है, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि उत्तराखंड में जो माँ है उन्हें क्या कहते हैं। तो उत्तराखंड में क्या है, जो माँ है उनको हम ईजा, ईजा के नाम से भी जानते हैं, यानी माँ को ईजा भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न है हमारा, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक कक्षा 3 में संकलित प्रकृति पर्व फूलदेई, यानी इसी चैप्टर की बात हम कर रहे हैं, इसमें क्या है, फूलदेई चैप्टर ही है। उत्सव किस राज्य का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है। यानी कि प्रकृति पर्व फूलदेई उत्सव, कभी सीधे प्रश्न आएगा कि जो प्रकृति पर्व फूलदेई है ये किस राज्य का उत्सव है, यानी फिर किस राज्य में मनाया जाता है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो फूलदेई उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध त्योहार है, यानी फूलदेई जो त्योहार है वो उत्तराखंड का क्या है, एक प्रसिद्ध त्योहार है। तो उत्तर हमारा उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न है, यहाँ पर फिर वही एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक कक्षा 3, ऐसे लिखा भी हो सकता है, नहीं भी लिखा हो सकता है, सीधे चैप्टर का नाम आ सकता है, यहाँ पर किसी भी तरह से प्रश्न पूछ सकता है। तो प्रकृति पर्व जो फूलदेई यानी फिर इसी चैप्टर का है, उत्सव को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। यानी जो फूलदेई उत्सव है इसे अन्य किस नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर लिखा होगा फूलदेई उत्तराखंड का प्रसिद्ध त्यौहार है, यह त्यौहार बच्चों द्वारा मनाया जाता है। यानी यह त्यौहार बच्चों द्वारा मनाया जाता है, इसलिए इसे बाल पर्व भी कहते हैं। यानी जो फूलदेई उत्सव उत्तराखंड का है इसे बाल पर्व, इसे हम क्या कहते हैं, बाल पर्व भी कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा बाल पर्व। आगे प्रश्न है हमारा, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक कक्षा 3 में संकलित प्रकृति पर्व फूलदेई, यानी कि फिर वही हमारा चैप्टर है, उत्सव को किनके द्वारा मनाया जाता है।
यानी जो फूल देव उत्सव है वो कौन मनाता है, कौन मनाता है वहाँ पर? बच्चों के द्वारा। अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं, इसका नाम बाल पर्व भी है, ऐसे बच्चे मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बच्चों के द्वारा हम लोगों ने भी पिछले प्रश्न में पढ़ा है, महिलाओं के द्वारा, पुरुषों के द्वारा, दादी माँ के द्वारा। लेकिन अगर हम चैप्टर ये नहीं पढ़े होंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही क्या होगा, बहुत ही दुविधा वाली बात हो जाएगी कि हम कौन सा विकल्प चयन करें। तो उत्तर हो जाएगा बच्चों द्वारा। लेकिन अगर हम पढ़े हैं तो इसको हम आसानी से करते चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो बच्चों के द्वारा ये मनाया जाता है, इसे बाल पर्व भी कहते हैं। आगे प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक कक्षा 3 में संकलित प्रकृति पर्व फूलदेई, फिर वही चैप्टर हमारा है यहाँ पर। उत्सव को किस हिंदी मास में, यानी हिंदी के किस महीने में, आप लोग हिंदी महीना जानते होंगे, जो चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ ये होता है, तो हिंदी के किस महीने में इसको मनाया जाता है? तो फूलदेई चैप्टर मनाया जाता है किस में? कार्तिक में, पौष में, फाल्गुन में, चैत्र मास की संक्रांति पर। तो यहाँ पर इसमें हमको मिल जाएगा कि यहाँ पर यह जो त्यौहार है फूलदेई, ये चैत्र मास की संक्रांति के दिन मनाया जाता है। यानी ये दो प्रश्न हो गए, दो तरह से यहाँ प्रश्न बन सकते हैं। तो पहली बात कि किस मास में मनाया जाता है, चैत्र मास में मनाया जाता है। हम लोग जानते हैं कि जो चैत्र मास है ये हिंदू नववर्ष, जो हिंदू नववर्ष है, ये नहीं रहेगा यहाँ पे, हिंदू नववर्ष का पहला महीना है, का प्रथम महीना है। जो हिंदू महीनों के बारे में भाई लोग नाम जानते होंगे, वो जानते हैं कि हमारा ये पहला महीना होता है। तो चैत्र मास में मनाया जाता है, पहली बात। और दूसरी बात है यहाँ पर कि ये संक्रांति के दिन मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो फूलदेई जो है चैत्र मास की संक्रांति को मनाया जाता है। आगे प्रश्न है हमारा, प्रकृति पर्व फूलदेई किस ऋतु के आगमन का प्रतीक है? यानी जो फूलदेई, फिर वही चैप्टर हमारा यहाँ पर, यानी काफी प्रश्न है इससे और बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न बने हुए हैं इससे। तो ये किसके आगमन का प्रतीक है? फूलदेई जो है त्योहार है, उत्सव है, किसके आगमन का प्रतीक है? ग्रीष्म ऋतु, वसंत ऋतु, शीत ऋतु और शरद ऋतु। तो नव वर्ष का पहला महीना है, फूलदेई वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। ये प्रतीक यहाँ पे थोड़ा गलती हो गई है, प्रतीक ऐसे रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, वसंत ऋतु, वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। तो उत्तर हमारा यहाँ पर वसंत ऋतु हो जाएगा। तो फूलदेई जो है वो वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। ये सारे प्रश्न बहुत ही अच्छे अच्छे हैं दोस्तों, तो इसे हमें ध्यान में रखना है। फिर से हमारा इसी चैप्टर से प्रश्न बना है क्या, कि बच्चों की टोली, यानी जो फूलदेई त्योहार है, उत्सव है, इसमें बच्चों की टोली को किस नाम से जाना जाता है? यानी जो बच्चे फूलदेई त्योहार को मनाते हैं वो उनकी टोली को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर मिलेगा कि अब यह टोली जिसे फुलारी कहा जाता है, यानी जो बच्चों की टोली है उसे फुलारी कहते हैं। तो बाल सखा, फूलदेई, फुलारी, बच्चों की टोली। तो जो बच्चों की टोली है इसे हम फुलारी कहते हैं। तो उत्तर हमारा हो जाएगा फुलारी। आगे प्रश्न है, यहाँ से हमारा शुरू हो रहा है इकाई 3, जिसमें लिखा है क्या, आओ खेलें। इकाई 3 का संबंध है आओ खेलें, यानी खेल से संबंधित है। कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक रस्साकसी, पाठ का नाम है रस्साकसी, कविता के रचयिता कौन है? तो रस्साकसी जो कविता है इसके रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा, कन्हैया लाल मत्त, अमृत लाल नागर, राम नरेश त्रिपाठी। तो जो इसके रचनाकार हैं वो हैं कन्हैया लाल मत्त जी। तो इस तरह से सीधे प्रश्न आ जाएगा कि रस्साकसी कविता के रचयिता या फिर लेखक कौन है? तो वो हैं कौन? कन्हैया लाल मत्त जी। तो उत्तर हमारा कन्हैया लाल मत्त हो गया। आगे प्रश्न है, ये हमारा फिर अपना अपना काम, ये यूनिट 4 स्टार्ट हुआ और ये है अपना अपना काम। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अपना अपना काम पाठ में बाग में बैठकर स्कूल का काम कौन करती है? यानी चैप्टर का नाम ही है अपना अपना काम। इसमें जो बाग है उसमें बैठकर स्कूल का काम कौन कर रही है? अपर्णा, मधुर, सिमरन और मंजरी। तो सिमरन बाग में बैठी स्कूल का काम कर रही है। तो उत्तर हो जाएगा सिमरन। तो स्कूल का काम जो है अपना अपना काम चैप्टर है, इसमें जो बाग में बैठकर काम कर रही है उस लड़की का नाम क्या है? सिमरन। आगे प्रश्न है, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक कक्षा 3, हमने 12 इसमें शामिल किया है ताकि हमको पता रहे या फिर किस तरह से प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए हमने डिटेल भी किसी किसी प्रश्न में ले लिया है। तो इसमें जो है संकलित पेड़ों की अम्मा तिमक्का,
चैप्टर का नाम आप देख रहे हैं यहाँ पर, क्या नाम है, पेड़ों की अम्मा तिमक्का को डैश के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो तिमक्का हैं आप लोग पढ़े होंगे, इनको जो पद्मश्री अवार्ड दिया गया था, ठीक है, तो इनको वृक्ष माता अम्मा सालू मर्दा तिमक्का, तो इनको वृक्ष माता, यहाँ लिखा हुआ है, इनको हम वृक्ष माता कहते हैं, इनको हम अम्मा भी कहते हैं, और इनको हम सालू मार्दा तिमक्का, यानी तीनों तीनों ही नाम से ये प्रसिद्ध हैं। तो इनको वृक्ष माता, अम्मा और सालू मार्दा तिमक्का सभी नामों से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इन तीनों नामों को हमें याद में रखना है। आगे प्रश्न है हमारा, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक कक्षा 3 में संकलित पेड़ों की अम्मा तिमक्का, यानी फिर वही पाठ हमारा, का जन्म कर्नाटक के किस जिले में हुआ है। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। यानी जो सालू मार्दा तिमक्का जी हैं, इनका जन्म कर्नाटक के किस जिले में हुआ है, तो विजयनगर, तुमकुरू, तुमकरू, बेंगलुरु और कलबुर्गी। तो यहाँ पर उत्तर है इनका कर्नाटक के तुमकुरू, इनका जो जन्म है वो कर्नाटक के तुमकुरू में हुआ है। तो उत्तर हमारा यहाँ पर तुमकुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमें याद रखना है कि इनका जन्म कर्नाटक के तुमकुरू जिले में हुआ है। आगे प्रश्न है, इसी चैप्टर से हमारा प्रश्न है, पेड़ों की अम्मा तिमक्का में कन्नड़ भाषा में शब्द, यानी यहाँ पे एक शब्द आया है कन्नड़ भाषा का, यानी जो सालू मार्दा, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि सालू मार्दा, जो सालू मार्दा शब्द है वो कन्नड़ भाषा का शब्द है। इसका अर्थ क्या है, सालू मार्दा तिमक्का के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, सालू मार्दा तिमक्का कन्नड़ भाषा में पेड़ों की पंक्ति को कहते हैं। यानी जो सालू मार्दा लिखा हुआ है ये कन्नड़ भाषा का शब्द है, ये पहला हमारा उत्तर मिल गया यहाँ पे। और दूसरा जो है कि पेड़ों की पंक्ति को कहते हैं, यानी सालू मार्दा का जो अर्थ है वो हो गया पेड़ों की पंक्ति। तो इस तरह से पेड़ों की लाइन, पेड़ों की हरियाली, पेड़ों की क्यारी, ऐसे प्रश्न आएंगे हमारे, लेकिन उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, पेड़ों की पंक्ति। जो सालू मार्दा शब्द है इसका अर्थ हुआ पेड़ों की पंक्ति। आगे प्रश्न है, फिर इसी चैप्टर से हमारा प्रश्न बना है क्या, कि 107 वर्ष की अम्मा को, यानी जो तिमक्का है अम्मा, 107 वर्ष की अम्मा को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री किस वर्ष प्रदान किया गया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, कि सबसे पहले इनका जो उम्र है वो 107 वर्ष, उम्र कितना है, 107 वर्ष है। इनको जो पद्मश्री दिया गया है, इनके इस महत्वपूर्ण काम के लिए भारत सरकार ने इन्हें 2019 में पद्मश्री प्रदान किया गया है। इनका काम क्या था दोस्तों, इन्होंने देखिए लिखा है कि 45 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर लगभग 385 पेड़ों को इन्होंने बरगद के पेड़ लगाए थे। ठीक है दोस्तों, जिससे राजमार्ग बहुत अच्छा हो गया। इसके साथ साथ लगभग इन्होंने 8000 से अधिक पेड़ों को लगाया हुआ है, इसलिए इनको हम वृक्ष माता भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर इनको, यानी कि जो पद्मश्री अवार्ड है ये मिला है इनको 2019 यानी 2019 में दिया गया है। आगे प्रश्न है, किसान की होशियारी, पाठ में किसान के खेत में अचानक कौन आ जाता है। यानी पाठ क्या है, किसान की होशियारी, और इसमें जो खेत है इसमें अचानक कौन आ जाता है, शेर आ जाता है, मोहन, गीदड़ और भालू। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि एक किसान अपना खेत जोत रहा था, अचानक कहीं से एक भालू आ जाता है। तो यानी कि किसान के खेत में अचानक कौन आ गया, वो है भालू। आगे प्रश्न है हमारा, ये हुआ शुरू हमारा इकाई 5। हम आ गए अपने 5वें इकाई पर। ये देखिए बहुत अच्छा, ये इकाई का नाम है जिसका नाम है हमारा देश। यानी कक्षा 3 एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में इकाई 5 किससे संबंधित है, या फिर इकाई 5 का नाम क्या है, तो उत्तर हमारा हो जाएगा हमारा देश। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। आगे चलते हैं, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक कक्षा 3 में संकलित कविता भारत, यानी जो कविता है इसका नाम है भारत, इसके रचनाकार, लेखक या फिर कवि कौन है। मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, सोहन लाल द्विवेदी, महादेवी वर्मा। तो इसके जो रचनाकार हैं वह हैं सोहन लाल द्विवेदी। कितना अच्छा प्रश्न है, तो यहाँ पर हो जाएगा उत्तर सोहन लाल द्विवेदी। यानी भारत जो कविता है इसके जो रचनाकार हैं वो है सोहन लाल द्विवेदी। आगे प्रश्न है, पाठ चंद्रयान, चंद्रयान जो हम लोगों ने देखा है चंद्रयान 3, तो चंद्रयान पाठ का नाम है। चंद्रयान में चंद्रमा से संबंधित मिशन को क्या नाम दिया गया है, यानी जो मिशन है इसका नाम क्या था। चंद्रयान मिशन, चंद्रयान, चंद्रमा और शशि। तो यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा कि उन्होंने इसके बारे में बताया क्या, उन्होंने इसका नाम चंद्रयान मिशन दिया।
यानी जो चंद्रयान है, जो हम चंद्रयान 1, 2, 3 देखे हैं, इस मिशन का नाम क्या है? इस मिशन का नाम है चंद्रयान मिशन। तो उत्तर हमारा यहाँ पर चंद्रयान मिशन हो जाएगा। ऐसा देखने में तो ये सब प्रश्न हमको बहुत ही सरल लगते हैं, लेकिन जब अगर हम पढ़े नहीं होते हैं तो यही छोटे छोटे प्रश्न हमारे लिए बहुत ही कठिन हो जाते हैं। आगे प्रश्न है हमारा, किस पार्ट चंद्रयान सही है? इसमें विक्रम लैंडर अपने साथ किसे ले गया है? यानी जो एक लैंडर है जिसका नाम है विक्रम, चंद्रयान के साथ जो लैंडर जाता है इसका नाम तो विक्रम है, इसके साथ एक रोवर गया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ लिखा हुआ है कि जो चंद्रमा की धरती पर घूम घूम कर पता लगाएगा कि चांद की मिट्टी पृथ्वी जैसी है या नहीं। यानी जो लैंडर है वो अपने साथ किसको ले गया है? किसको ले गया है? जो चांद पर घूम घूम कर पता लगाएगा कि चंद्रमा की मिट्टी है वो पृथ्वी जैसी है नहीं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि विक्रम लैंडर है। यह लैंडर अपने साथ एक मशीन ले गया है जिसका नाम है प्रज्ञान। प्रज्ञान एक रोवर है, ये अपने साथ इसको ले गया है। तो उत्तर है यहाँ पर प्रज्ञान। ठीक है, तो विक्रम लैंडर के साथ कौन गया हुआ है? प्रज्ञान गया हुआ है। आगे प्रश्न है, बोलने वाली माद, चैप्टर का नाम है यानी पाठ का नाम है बोलने वाली माद। जंगल में रहने वाले सिंह का नाम क्या था? डैश था। यानी जो चैप्टर है हमारा बोलने वाली माद, इसमें जो सिंह है यानी शेर है उसका नाम क्या है? शार्दुल, खनखर, केसरी, सिंहराज। तो एक जंगल में खनखर नाम का एक सिंह रहता था, यानी जो सिंह है इसका नाम है खनखर। तो उत्तर हमारा यहाँ पर खनखर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी बोलने वाली माद जो पार्ट है इसमें खनखर नाम का एक सिंह या शेर रहता है। फिर बोलने वाली माद से ही हमारा प्रश्न है क्या? इसमें एक सियार भी है, इसमें एक सियार भी है, इसका नाम भी हमें बताना है, इसका नाम भी हमें ध्यान में रखना है। तो शेर का नाम खनखर हो गया, और जो सियार है उस समाज में दधी पुक्ष नाम का एक सियार रहता था। यानी जो सियार है इसका नाम है दधी पुक्ष। ठीक है दोस्तों, तो सियार कौन हो गया? दधी पुक्ष, और जो शेर हो गया वो खनखर हो गया। आगे प्रश्न है हमारा, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक कक्षा 3 में संकलित कविता हम अनेक किंतु एक की रचनाकार कौन है? जो कविता है हम अनेक किंतु एक, इसके रचनाकार कौन है? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, पंत, सियाराम शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसकी जो रचनाकार हैं वो हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। उत्तर हो जाएगा हमारा द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। ठीक है दोस्तों, आगे क्या है? ये हमारा चैप्टर 3 यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। इसी तरह अब हम चैप्टर 4 यानी जो अगली कक्षा है इसमें हम चैप्टर 4 को लेकर आएंगे। इसी तरह हम सारे चैप्टर को बारी बारी से कवर करेंगे, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी को हम शामिल करने का प्रयास करेंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़िए दोस्तों, और इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और हम अपने चैनल पर ही क्या है, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है इसका हम पूरा विस्तृत चर्चा भी कर रहे हैं। तो आप हमारे चैनल पर हिंदी साहित्य के इतिहास का भी विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।